देखो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 67 से लेकर 73A तक। सेक्शन 67 की जब हम बात करते हैं तो प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइन और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, यानी कि उन सिग्नेचर और उन हैंडराइटिंग के प्रूफ की हम बात करते हैं जिनका किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना माना गया है, यानी कि अपेक्षित है जिसे आप कहते हैं। और सेक्शन 67 में प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन से, जैसे हमने बात की थी सेक्शन 47 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। इसी तरीके से जब उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है जो 73 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं सिग्नेचर की हम यहाँ बात करते हैं। अब सेक्शन 67 में आप देख लीजिए, इफ ए डॉक्यूमेंट इज एलिज्ड टू साइन, यानी कि अगर जहां किसी दस्तावेज के संबंध में, जहां किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ये डिस्प्यूट है कि एक साइन किया हुआ है या लिखा गया है या तो पूरे तरीके से या इसको पार्ट डॉक्यूमेंट इज एलिज्ड टू बी साइन और टू हैव बीन रिटन ओनली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा। अब यहाँ पर साइन किया हुआ है या लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है या उसका कोई हिस्सा है, कोई पार्ट है। द सिग्नेचर और द हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस दस्तावेज पे जो सिग्नेचर है और जो हैंडराइटिंग है इज एलिज्ड टू बी इन दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग, अगर उस डिस्प्यूटेड पर्सन की हैंडराइटिंग में है, उनके अपेक्षित की है, तो उसी की हैंडराइटिंग को उसे साबित किया जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर कोई दस्तावेज है, अच्छा देखो ये डिस्प्यूट आप इस तरीके से लिखित करेंगे कि जो दीपक जी ने जो अपनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वसीयत कर दी, विल कर दी। और जो वसीयत करने के बाद जो विल एग्जीक्यूट होगी आफ्टर द डेथ ऑफ एग्जीक्यूटेंट यहाँ पे दीपक जी है। जब दीपक जी के द्वारा उस विल को एग्जीक्यूटेड किया गया है और इनके बनने के बाद वो एनफोर्स में आएगी। जब उसको विल का एनफोर्समेंट होगा तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति के फेवर में विल लिखी गई है, अगर वो चाहे तो उसको प्रोवेट करा ले या उसको सपोज कीजिए उस विल पे कोई व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन कर देता है कि ये जो विल है ये दीपक जी के द्वारा लिखी ही नहीं गई है, तब वहां उस स्थिति में ये जो क्या है सिग्नेचर है दीपक जी के और ये जो विल इनके हाथ से लिखी गई है, ये इन दोनों को साबित किया जाना है। तो इन दोनों को साबित करने के लिए साबित ये किया जाएगा कि ये सिग्नेचर और ये राइटिंग दीपक जी के ही हस्तलेख में है, उन्हीं की हैंडराइटिंग है। केवल इतना हमें प्रूफ करना है। अगर हम 67A की बात करते हैं तो 67A में सीधा सा कह दिया कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसको सिक्योर किया गया है उनको तो आप छोड़ दीजिएगा। इफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर कौन है जिसके द्वारा उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को द्वारा सब्सक्राइब किया गया इज एलिज्ड टू हैव बीन अफिक्स्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे दीपक जी को आप एक इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, एक बड़ी संस्था मान लीजिए, इन्होंने अपने लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो सर्टिफाइड अथॉरिटी से ले लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज साइन करने होते हैं या एक कंपनी मान लीजिए। तो उस स्थिति में जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अफिक्स किया गया है। अब इस बात को साबित किया जाना है, जब जो विवाद का विषय है वो ये है कि क्या सब्सक्राइबर के द्वारा ही ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अफिक्स किए गए हैं या नहीं। तो उस स्थिति में fact that such electronic signature is the electronic signature of the subscriber, तो वहाँ ये साबित किया जाना अनिवार्य होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये उसी सब्सक्राइबर के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जिस सब्सक्राइबर के द्वारा इसको यहाँ पर अफिक्स किया गया है। अब देखो यहाँ पे आपको सीधा सा कोई चीजें आपको देखनी है, आइदर द सिग्नेचर और द हैंडराइटिंग, इनको प्रूव किया जाना है। अब इनको प्रूव किए जाने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या मोड हो सकते हैं। सीधे से आप क्या अगर किसी व्यक्ति के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को अगर आप साबित करना चाहते हो तो आप सीधे से बुला लीजिएगा। कोर्ट क्या करेगा, बाय कॉलिंग द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट, उस व्यक्ति को बुलाएगा जिस व्यक्ति ने इसको साइन किया है।
जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज को लिखा है, या by calling the person in whose presence the document was signed or written। हिसाब 68 में देखिएगा, 68 में सीधा सीधा सा कहा है कि उस व्यक्ति को कॉल किया जाएगा जिसकी प्रेजेंस में कोई डॉक्यूमेंट साइन किया गया है या रिटन हुआ या लिखा गया है। तो यानी कि 68 जो बात करता है वो करता है आपका अटेस्टिंग विटनेस की। अब अटेस्टिंग विटनेस जो अटेस्टेशन है, अटेस्टेशन को डिफाइन किया हुआ आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में। अटेस्टेशन से क्या मतलब है? अटेस्टेशन सीधा सीधा सा इस बात का अनुमान है जहां एक या एक से अधिक व्यक्ति की प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने किसी दस्तावेज को साइन किया है, और ये जो साइन है उस अटेस्टिंग विटनेस की प्रेजेंस में किया और उसके सामने किया, दैट इज कॉल्ड अटेस्टेशन। और इसी बात का मैं अनुप्रमान करता हूँ, मैं इसी बात को साइन करता हूँ। सपोज कीजिए मैं सेल डीड लिखवाने के लिए दीपक जी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी को सेल डीड जब रजिस्टर्ड कराने के लिए गए, ये मुझे साथ में, तो वहां पर जो सेल डीड राइटर के द्वारा लिखी हुई है उस सेल डीड पर एग्जीक्यूटेंट कौन होगा? जिसने वो दस्तावेज को एग्जीक्यूट किया है, और वो व्यक्ति यानी कि सेलर और बायर होगा, उन दोनों के द्वारा साइन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो गवाह के हस्ताक्षर होते हैं जिसे आप अटेस्टिंग विटनेस कहते हैं, तो वो मान लीजिए ये मुझे अटेस्टिंग विटनेस बनाते हैं और एक मेरे साथ एक व्यक्ति को और बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अटेस्टेशन है वो इस बात का अटेस्टेशन होता है कि हमारी आंखों के सामने हमारी उपस्थिति में दीपक जी ने इस दस्तावेज को साइन किया है, दैट इज कॉल्ड अटेस्टेशन। तो यहाँ पर जब हम नोट की बात कर रहे थे तो किसी सिग्नेचर को या अगर दस्तावेज को हैंडराइटिंग को अगर प्रूव किया जाना है तो उसे प्रूव कराने के लिए या तो पक्षकार को खुद बुला लेगा सीधे से, या सेक्शन 68 में जिस व्यक्ति की उपस्थिति में इस दस्तावेज को एग्जीक्यूट किया गया है, साइन किया गया, उसको बुलाया जा सकता है। या आप 45 में पढ़ते आए थे एक्सपर्ट की बात, एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं तो वो चेक करके बता देगा कि हाँ ये हैंडराइटिंग मेल खाती है या नहीं खाती है। या उस व्यक्ति को बुला सकते हैं सेक्शन 47 के अंतर्गत जो व्यक्ति उस हैंडराइटिंग से भली भांति परिचित हो, एक्वेंटेड हो, by calling a person acquainted with the handwriting of the person executing the document। उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं जो एक्वेंटेड है उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से जिस व्यक्ति को जो डिस्प्यूटेड है। या आप सेक्शन 73 में कंपेयर करके इसे कोर्ट जो है कंपेयर कर सकता है उन सिग्नेचर और वो हैंडराइटिंग के साथ जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए उसको साबित करने के लिए प्रोड्यूस नहीं किए गए। या सेक्शन 70 में आप जब देखोगे जाकर के एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, अगर जो डॉक्यूमेंट जिस पार्टी के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है उसने उसको एडमिट कर लिया है, उसके द्वारा साबित कराया जा सकता है। या बाय स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड प्रोफेशनल स्क्राइब एनी अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकते हैं जिनके द्वारा उसे प्रूव किया जा सकता है। और मेन चीज ये आती है सेक्शन 68 में, अगर आप देखोगे व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन 68? 68 तो सीधे सीधे कहता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, यानी कि उस दस्तावेज की हम बात करते हैं जिस दस्तावेज को विधि के द्वारा ये कंपलसरी बता दिया गया है कि इसको अटेस्ट किया जाना कंपलसरी है, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब यानी कि ये क्या, अब ये देखो आपका 68 क्लियर कह देता है अगर कोई दस्तावेज बाय लॉ अटेस्टेड किया जाना है कंपलसरी है, जब तक कि इसको साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस कम से कम इसको आकर के साबित न कर दे। जैसे कि अब मान लीजिए वो जो सेल डीड है और सेल डीड को अटेस्ट किया जाना कंपलसरी है, अब जब सेल डीड को साबित करने की बात आती है तो दो अटेस्टिंग विटनेस थे, उन दोनों में से किसी एक को कॉल कर सकता है कि हाँ भैया देखो ये दस्तावेज आपके सामने आपको उपस्थिति में दिखा गया था, तो वही 68 कहता है इफ ए डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा तब तक until one attesting witness at least has been heard for purpose of proving its execution, जब तक एक साक्षी को इसके एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए ना बुला दिया हो। और दूसरा अगर आप आगे देखोगे if there be an attesting witness alive and subject to the process of court and capable of giving evidence, वो भी तब है
यदि वो अटेस्टिंग विटनेस जीवित हो और कोर्ट के पहुंच में हो और साक्ष्य देने के लिए कैपेबल हो। लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइडेड जोड़ दिया गया है। प्रोवाइडेड की जब हम बात करते हैं, वहां केवल ये कह रहा है कि देखो अगर किसी दस्तावेज को बाय लॉ रिक्वायर्ड किया गया है, कंपलसरी किया है, उसको अटेस्ट किया जाना जरूरी है, तो उसके साथ उसके एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए उसके अटेस्टिंग विटनेस को कॉल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी दस्तावेज का बाय लॉ कंपलसरी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो उस स्थिति में उसके विटनेस की जरूरत नहीं होगी। Provided that it shall not be necessary to call, बशर्ते कि उन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को कॉल करने की जरूरत नहीं है किसी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए। कौन से? which has been registered in accordance with the provision of the Indian Registration Act, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के धारा 17 के अंतर्गत या 18 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। जो सेक्शन 17 है वो बताता है डॉक्यूमेंट विच आर टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड, जिनका रजिस्टर्ड किया जाना कंपल्सरी है, और सेक्शन 18 ये बताता है जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाना ऑप्शनल है। अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दी पीछे, यानी कि नॉट बीइंग ए विल। विल की अगर हम बात करते हैं तो विल को सेक्शन 18 में कैटेगराइज किया हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट के। वहां बताया गया कि विल का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, किया भी जा सकता है या नहीं। लेकिन अगर यहाँ हम इसको ला करके देखें, अगर विल को रजिस्टर्ड कर दिया गया है, उस स्थिति में भी उसके एक अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा उस विल को एग्जीक्यूट किया जाना अति आवश्यक है, जो सेक्शन 68 आपका कहता है। Unless its execution by a person by whom it purports to have been executed is specifically denied, यानी कि ये जो हम 68 की जो हम ये बात देख रहे हैं ना, इनके अटेस्टिंग विटनेस कोई बात हम तब करते हैं जब जिस व्यक्ति के द्वारा डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, वही अगर मैंने कर दे कि ये जो भैया डॉक्यूमेंट है उसने एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। सपोज कीजिए जो सेल रेट दीपक जी के द्वारा लिखी गई थी, दीपक जी कहते भैया मैंने तो ये सेल रेट लिखी नहीं है, ये तो फर्जी, मेरे हस्ताक्षर फर्जी किए गए हैं। तब उस स्थिति में जो दूसरी पार्टी है जिसके फेवर में सेल डीड लिखी गई है, तो वो क्या करेगी, अटेस्ट वो कोर्ट से कहेगी मुझे जिनकी उपस्थिति में इन्होंने सिग्नेचर किए आप उनके द्वारा साबित करा सकते हैं उस बात को। तो उस स्थिति में क्या होगा, an attesting witness in proof of execution of an approved document not being a will which has been registered in accordance with the provision of the Indian Registration Act, उसे नहीं बुलाया जाएगा साबित करने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उस स्थिति में उसको अटेस्टिंग विटनेस को नहीं कॉल करेंगे। लेकिन अगर जो ऑनर है, और सॉरी ऑनर कर रहा है, एग्जीक्यूटेंट है, एग्जीक्यूटेंट ने अगर मना कर दिया तो उस स्थिति में अटेस्टिंग विटनेस को कॉल किया जाएगा। अब इसको भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अगर वो जो अटेस्टिंग विटनेस है वो नहीं पाता है तब क्या करोगे? हमने तो कह दिया कि 68 में कि भाई साहब अगर किसी दस्तावेज के एग्जीक्यूशन को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो उसको एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए उसके अटेस्टिंग विटनेस को कॉल कर लेंगे। लेकिन 69 क्या था, अगर वो अटेस्टिंग विटनेस है ही नहीं, पाया ही नहीं जा रहा, तब क्या करोगे? इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, नहीं पाया जाता है, और इफ द डॉक्यूमेंट purport to have been executed in the यूनाइटेड किंगडम, या जो दस्तावेज जिसको साबित किया जाना है, जिसके एग्जीक्यूशन को साबित किया जाना है वो यूनाइटेड किंगडम में एग्जीक्यूट किया गया हो, तो इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट, तो वहां पे साबित क्या किया जाएगा आवश्यक रूप से, अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट इज इन हिज हैंडराइटिंग, यानी कि तो जो अटेस्टिंग विटनेस है ना, उस अटेस्टिंग विटनेस की हैंडराइटिंग को प्रूव किया जाएगा पहले, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया गया है उसकी हैंडराइटिंग प्रूव कराई जाएगी, दैट द सिग्नेचर ऑफ पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन, और उसके साथ ही क्या है, जो एग्जीक्यूटेंट है डॉक्यूमेंट का, उसके द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा ही उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर किए गए और ये उसी की हैंडराइटिंग में, इन दो चीजों को साबित किया जाना जरूरी है। 70 में कह दिया, उस स्थिति में जब हम पीछे बोर्ड देख करके आए थे, जो एग्जीक्यूटिंग पार्टी है, जिस व्यक्ति के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया
किया गया है और उस पार्टी के द्वारा उस एग्जीक्यूशन को, डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर दिया गया है, तब उस स्थिति में नहीं कराते। द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम। तो यानी कि देखो हमने सेक्शन 17 में जब हम पढ़ करके आए थे तो वहां पे यही चीज पढ़ी थी, जब जो एडमिशन होगा हमेशा उस व्यक्ति के विरुद्ध पढ़ा जाएगा जिस व्यक्ति के द्वारा वो एडमिशन किया गया है। तो यहाँ भी यही है कि अगर जिस व्यक्ति के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है और वो व्यक्ति एडमिट कर लेता है तो ये एडमिशन उस व्यक्ति के अगेंस्ट सफिशिएंट प्रूफ होगा इस बात का कि ये जो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन है वैलिडली हुआ है। दो इट बी ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, चाहे ये डॉक्यूमेंट विधि के द्वारा कंपल्सरीली अटेस्ट क्यों ना किया जाना हो, अगर पार्टी उसको एडमिट कर लेती है तो ये अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ होगा। अब उस स्थिति में क्या होगा भैया, एक तरफ तो ये कहकर चले थे कि जो अटेस्टिंग विटनेस पाया नहीं है तब तो उन्होंने कह दिया कि भैया उसकी हैंडराइटिंग और जो एग्जीक्यूटेंट है उसकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में उसको क्या है आप उसे साबित करा लेंगे। लेकिन अब एक तरफ तो कह दिया कि चलो जब पाया नहीं जब तो ये बात होगी, लेकिन जब वो कह रहा कि भैया मैं तो पहचानता ही नहीं है, मुझे ध्यान ही नहीं है कि ये मेरे सामने एग्जीक्यूट हुए भी थे या नहीं थे, या आप ये मान लीजिएगा कि उसने भैया वो तो अंगूठा जानता है, अंगूठा लगाना जानता है, उसे उसके कंटेंट के बारे में पता ही नहीं है। तो उस स्थिति में इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज, अटेस्टिंग विटनेस से मना कर दिया, क्या उसे याद ही नहीं आ रहा, डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो उसका इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। अदर एविडेंस क्या होंगी, तो सीधे सीधे से कोई कंपैरिजन ऑफ हैंडराइटिंग और एक्सपर्ट को कॉल कर लेंगे, 47 में बुलाया जाएगा, उसकी खुद की हैंडराइटिंग को प्रूव कराएंगे, एग्जीक्यूटेंट की हैंडराइटिंग को प्रूव कराएंगे। अगर वहां पे कोई अंगूठा लगाया हुआ है तो वहां पे ये प्रूव किया जाएगा, ये प्रूव किया जाना जरूरी है कि जो इसके जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट के उस व्यक्ति को पढ़ करके सुना दिए गए थे। तो उस स्थिति में जो फिंगर इंप्रेशन है जो आपने सीधे सीधे से 45 में पढ़े थे उसमें एक्सपर्ट के द्वारा उनको साबित कर दिया जाएगा। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर हमने कह दिया 67 के बाद 68 में जब हम पढ़े उन दस्तावेज को प्रूव करने की बात करते हैं जिनको विधि के द्वारा अटेस्ट किया जाना जरूरी था, ठीक है। लेकिन अब 72 में आप देखते हो एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड, ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव किया जाएगा जैसे ये अनअटेस्टेड था। अब अनअटेस्टेड को प्रूव करने के लिए क्या है, सीधे सीधे से भैया जो एग्जीक्यूटेंट है, अच्छा अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट अधिकतर कौन से होते हैं, जैसे जो दीपक जी ने कल अपने कॉलेज में फीस जमा कराई थी और उनको जो ना कॉलेज ने रसीद काट करके दी थी, तो वहां पे तो कोई अटेस्टेशन तो होता नहीं। अब यहाँ पे इनको जो फीस बुक का रसीद बुक है उसको साबित किया जाना है, तो उसको साबित करने के लिए क्या है, तो उसके काउंटर कॉपी देंगे, क्या जो क्या नाम है कॉलेज की सील है उसके द्वारा साबित किया जाएगा। तो ये सब क्या अदर एविडेंस है जिनके द्वारा किसी दस्तावेज को एग्जीक्यूट किया जाना आप साबित कर सकते हो। 73 कंपैरिजन करा देगा, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूफ। हम जब बात कर रहे थे कि में जहां पर मना कर देता है, जहां पर जो अटेस्टेड विटनेस है पाया नहीं गया है या जहां पर डॉक्यूमेंट का अटेस्ट किया जाना कंपलसरी नहीं है, उस स्थिति में कोर्ट ये भी कर सकता है कि कंपैरिजन कर देगा उन सिग्नेचर को, उन राइटिंग को, उन सील को किसी अन्य सिग्नेचर राइटिंग और सील के साथ जिनको या तो साबित किया जा एडमिट कर लिया गया है या साबित किया जा चुका है। In order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of the person, जहां यह तय किया जाना हो कि कोई सिग्नेचर, कोई लिखत या लेख या कोई मोहर जिसे आप सील कहते थे, दैट ऑफ द पर्सन, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी व्यक्ति की है, बाय whom it purports to have been written or read, जिसके द्वारा इसको या तो लिखा गया है या बनाया गया है। एनी सिग्नेचर राइटिंग और सील, तो वो सिग्नेचर हस्ताक्षर, लेख या मोहर एडमिटेड और प्रूव, जिसको या तो एडमिट किया गया है या साबित हो चुका है, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए, टू हैव बीन रिटन और मेड बाय दैट पर्सन मे बी कंपेयर्ड विद द वन व्हिच इज टू बी प्रूव्ड। तो सीधे सीधे से ये होता है। अब इसको आप ऐसा कर दीजिएगा भैया कि मान लीजिए दो दीपक जी उन्होंने जो सेल लीड है
उस सेल डीड के बारे में मान लीजिए मैं अटेस्टिंग विटनेस था और मैंने मना कर दिया कि भैया ये साइन मेरे नहीं है, या मैं इस डॉक्यूमेंट को मेरे सामने एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, तब उस स्थिति में क्या करेगा कोर्ट, सीधे सीधे से मेरे जो एडमिटेड सिग्नेचर है जो मैंने कहीं और किए हैं या और जो पहले किसी और प्रक्रिया में साबित किए जा चुके हैं, तो कोर्ट उस स्थिति में उन सिग्नेचर के साथ कंपेयर कर सकता है। ये मोस्टली कब होता है, देखो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, जो डेली रूटीन का रजिस्ट्रेशन है, वो क्या नाम है, जो अटेंडेंस रजिस्टर है, मैं डेली कॉलेज जाता हूँ और अपने सिग्नेचर करता हूँ अटेंडेंस रजिस्टर में, काम खत्म हो गया, डेली में करता चल रहा हूँ। एक दिन मैं कॉलेज नहीं गया और दीपक जी से कहा मैंने कि भैया मेरे साइन बना देना वहां पर, अब इन्होंने मेरे साइन बना दिए। अब डिस्प्यूट ये अराइज हुआ कि मैं कॉलेज आया ही नहीं था, तो ये जो सिग्नेचर है फर्जी है। तो उन सिग्नेचर को साबित करने के लिए केवल आप समझने के लिए इसको देखेंगे, तो कोर्ट क्या करेगा, तो पीछे वाले क्या कहेंगे, वो भैया ये पीछे वाले से तो मैच खा ही ना रहे, अगर ये पीछे वाले से मैच नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनको गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो तरुण जी ये सिग्नेचर आपके नहीं, ये मान लिया जाए, ठीक है। तो ये देखो, इन ऑर्डर टू ascertain whether a signature, writing or seal is that of the person, किसी व्यक्ति के है, by whom it purports to have been written or made, जिसके द्वारा इसको लिखा जाना या तैयार किया जाना, any signature, writing or seal admitted or proved, तो उस स्थिति में कोई सिग्नेचर, राइटिंग और सील जिनको या तो साबित एडमिट कर लिया गया है या साबित किया जा चुका है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू हैव बीन रिटन और मेड बाय दैट पर्सन मे बी कंपेयर्ड विद वन व्हिच इज टू बी प्रूव्ड ऑल्दो दैट सिग्नेचर, राइटिंग और सील हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड और प्रूव फॉर एनी अदर पर्पस, यानी कि वो वाले जो मेरे पुराने वाले जो हस्ताक्षर हैं या दीपक जी को कोई पुराने हस्ताक्षर है, चाहे उनको जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन क्या है उनके साथ उनसे मंगा के कंपेयर कर सकता है। दूसरी स्थिति, चलो ठीक है, अच्छा दीपक जी, तरुण जी आप कह रहे हो कि शायद सिग्नेचर आपकी है, चलो भैया एक बार फिर करके दिखा दो, हम करके दिखाते तो पीछे वाले से मैच खाते हैं, तो कोर्ट ये काम भी कर सकता है, कह देगा कि भैया लिख के दिखाओ। A court may direct any person present in court to write any words or figure for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person. और दूसरा क्या है, दिस सेक्शन अप्लाइज आल्सो विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू द फिंगर इंप्रेशन, यानी कि ये जो सेक्शन है ना फिंगर इंप्रेशन के साथ में इसको मामलों में भी अप्लाई होगा, क्यों, वहां भी कोर्ट एक बार क्यों मिलान करके देख सकता है। 73 में सीधे सीधे से डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे तो वहां भी कंपेयर कर लेगा, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन ऑर्डर टू ascertain whether a digital signature is that of a person by whom it purports to have been affixed, यानी कि अगर कहीं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ये बात की है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इसको अफिक्स किया गया है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में डायरेक्ट में शब्द दैट पर्सन और द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वहां जो आप पीछे क्या क्या है किसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मांग लेगा, एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की, एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की, उस व्यक्ति के द्वारा जिसके जो जिसने पब्लिक के लिए अप्लाई किया है, लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर purported to have been affixed, जिसको अफिक्स किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोलर मींस द कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 70 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां आप कंट्रोलर की बात करते हो तो कंट्रोलर वो होगा जिसको अपॉइंटेड किया गया है सबसेक्शन 1 और सेक्शन 70 में। ये तो भैया यहाँ तक इतनी बात होगी, इसके बाद हम चलते हैं और आगे।
सेक्शन 74 से लेकर 70 डॉक्यूमेंट की आप बात करते हैं। एक होता पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक होता प्राइवेट डॉक्यूमेंट, दो तरीके के होंगे। कुछ सर एक बार ये आगे जाने से पहले 67 में एक चीज पूछनी थी मुझे। हेलो। बोलो आप। अच्छा 67 में एक चीज पूछनी थी मुझे। आप बोलो 67 में क्या पूछ रहे हो? ये 67 में आपने वो कहा था कि हैंड राइटिंग या सिग्नेचर प्रूफ करने के लिए किसी अपॉइंटेड पर्सन को बुला सकते हैं। सर एक बार वो बता दीजिए क्या होता है अपॉइंटेड पर्सन। अपॉइंटेड नहीं, हमने ये कहा था कि जब मोड की हम बात करते हैं, जब किसी सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को प्रूव किया जाना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, बाय कॉलिंग द पर्सन हु हैज साइंड और रोट द डॉक्यूमेंट, उस व्यक्ति को बुला लेंगे जो जिसने जो लिखा है। और जो दूसरा वो अपॉइंटेड नहीं, वो एक्वेंटेड है, यानी कि एक्वेंटेड से मतलब जिसको आप 47 में पढ़े हो, जो व्यक्ति उस हस्तलेख को और सिग्नेचर को पहचानता हो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, वो अपॉइंट नहीं, एक्वेंटेड व्यक्ति है जो जानता है उन सिग्नेचर और राइटिंग के बारे में। आगे सर समझ। थैंक यू ठीक है। सर। अब देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, छोटा सा ही इसे फटाफट खत्म करा देता हूँ। अब मेन चीज ये आती है कि क्वेश्चन ये रेज होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या। देखो अगर आप भैया सीधे सीधे से क्लियर कट देसी भाषा में अगर समझना चाहें, तो वे सभी दस्तावेज, वे डॉक्यूमेंट जो किसी पब्लिक एट लार्ज, किसी पब्लिक के व्यक्ति के द्वारा एसेस किया जा सकता हो, उसका राइट हो, वे सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, लोक दस्तावेज। यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स, यानी कि जो सीधे सीधे सब जो वे दस्तावेज या जो एक्ट को फॉर्म करते हो, एक्ट की फॉर्म में हो, या रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स, उस एक्ट के रिकॉर्ड में हो, ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी। सॉवरेन अथॉरिटी हमारे यहाँ कौन है? सीधे सीधे से कॉन्स्टिट्यूशन है या लेजिस्लेचर है। उसके कोई एक्ट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो देश है, हमारे कंट्री के जितने भी एक्ट हैं, जितने भी लॉज हैं, वे सभी क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल। कौन से वाले? डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट, रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल, यानी कि किसी ऑफिशियल बॉडी चाहे वो कोई भी हो सकती है, और ट्रिब्यूनल हो सकता है, ऑफ या किसी पब्लिक ऑफिसर का रिकॉर्ड है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ए फॉरेन कंट्री, ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और कॉमनवेल्थ ऑफ ए फॉरेन कंट्री। अगर आप सीधे सीधे से अब इसी को देख लोगे, ऐसे सभी दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं या किसी पब्लिक ऑफिस में होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में होते हैं, वे सभी क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दो में आप देख लीजिए, पब्लिक रिकॉर्ड्स कीप्स इन एनी स्टेट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी पब्लिक रिकॉर्ड को किसी स्टेट के प्राइवेट डॉक्यूमेंट में रखा गया है, तो उस स्थिति में, और इन सबसे अलग जितने भी दस्तावेज होंगे, वे सारे के सारे क्या होंगे? प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे। अब 76 में आपने कह दिया सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो अब जब किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की हम बात करते हैं, तो उसके लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट को उठा करके नहीं लाया जाता है, उसके सर्टिफाइड कॉपी को प्रोड्यूस किया जाता है। सर्टिफाइड का एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो प्रत्येक पब्लिक ऑफिसर है जिसके पास किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कस्टडी है, विच एनी पर्सन हैज ए राइट टू इंस्पेक्ट, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है और वो राइट है उसके पास, शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड ऑफ अ कॉपी ऑफ इट। तो वो क्या करेगा? वो पब्लिक ऑफिसर उस व्यक्ति के डिमांड करने पर, जिस व्यक्ति का राइट है उसे इंस्पेक्ट करने का, उसे उसकी कॉपी देगा, पेमेंट भी ले लेगा, जितना लीगल भी उसकी तय कर दी गई है, टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी, यानी कि उसके नीचे एक स्टैंप और मार देगा ट्रू कॉपी की और साइन कर देगा, दैट इट इज द ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ। ये क्या है? किसी उस दस्तावेज की ट्रू कॉपी है और उसका पार्ट है। एज द केस में भी, चाहे वो उसका ट्रू कॉपी पूरा डॉक्यूमेंट हो या किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट दिया गया हो। एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड, उसमें तारीख और डाल के देगा, एंड सब्सक्राइब बाय सच ऑफिसर, उस ऑफिसर के द्वारा उसको सब्सक्राइब यानी कि इशू किया गया है,
विद हिज नेम, अपने नाम से करेगा। एंड ऑफिशियल टाइटल, अगर भैया सीधे सीधे से कॉलेज के प्रधानाचार्य जी के द्वारा किया गया तो प्रधानाचार्य जी इस पर अपनी मोहर लगाएंगे और अपना टाइटल भी लेकर लगा देंगे, बताएंगे। व्हेनेवर सच ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू मेक यूज ऑफ सील, तो उस स्थिति में जब वो ऑफिसर है विधि के द्वारा उस सील को लगाने के लिए अधिकृत है। एंड सच कॉपीज फॉर सर्टिफाइड, और इस तरह की कॉपी जिनको सर्टिफाइड किया गया है वह सर्टिफाइड कॉपी कही जाएंगी। Any officer who by the ordinary course of official duty is authorized to deliver such copies shall be deemed to have the custody of such document within the meaning of this section। उस व्यक्ति को जिसको ऑर्डनरी कोर्स में किसी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को डिलीवर करने के लिए अगर अधिकृत किया गया उन कॉपी को, तो उस ये माना जाएगा उस व्यक्ति के पास उस डॉक्यूमेंट की कस्टडी है इस सेक्शन के संबंध में। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, अगर किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना है तो उसको प्रूव करने के लिए आप सर्टिफाइड कॉपी को प्रोड्यूस कर देंगे। सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस इन द प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, चाहे उसके पार्ट को प्रूफ साबित किया जाना ऑफ इज दे परपोर्ट टू बी कॉपीज। अब 78 आप देख लीजिए, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अगर किसी एक्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हो तो सीधे सीधे से उसके गजट के द्वारा जो प्रकाशित कॉपी है नोटिफिकेशन है, आप उसे ऐसे साथ ऐसे क्या है आबिदा। जी सर। सर ये सेक्शन 77 में आपने बताया है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं उनको, सर एक बार ये बता दीजिए 77 इसमें ये कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? सीधा सीधा से ये कि आपने कहा कि सर मेरा एडमिशन आपके कॉलेज में हो चुका था और उस एडमिशन की रिसिप्ट आपके द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब वो जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट पे जो जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये क्या चीज होती है बेटा, जो लिखत है जो राइटिंग से, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। कंटेंट होता है किसी भी दस्तावेज के अंतर वस्तु की, यानी कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पर ये हमेशा जो ना डॉक्यूमेंट को जब प्रूव करने की बात करते हैं तो उनके कंटेंट को साबित किया जाना होगा, साबित या ना साबित किया जाना। अब अगर किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप प्रूव करना चाहते हो तो उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप प्रोड्यूस करके उस पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को साबित या ना साबित कर सकते हो। ये केवल बस सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ये है कि जो भी उस पब्लिक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसके कंटेंट को प्रूव या डिस्प्रूव करना। ऐसा होता है बेटा, सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ये है। अब देखो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको बेटा कोर्ट के अंदर नहीं लाया जा सकता। जी सर। ठीक है। अब जब आपने पीछे पढ़ करके आए थे व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच ए सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन। यस सर। तो जब सेकेंडरी एविडेंस की आपने देखा था तो सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी अपने आप में क्या है, द्वितीयक साक्ष्य है। यस सर। तो उस स्थिति में वहां आपने ये भी देखा था, वो परिस्थितियां देखी थी जिनमें सेकेंडरी एविडेंस दी जाएगी, तो वहां ये भी लिखा हुआ था अगर वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इस प्रकृति का है जो किसी या तो ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट है, यस या बहुत बड़ा है या घूम फिर सर। नहीं सकता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी है उन सारी चीजों को लेकर के जाओगे ना बेटा। यस सर। यस सर। तो अब सर्टिफाइड कॉपी की जब हमने बात यहाँ करते हैं तो उस पब्लिक ऑफ डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए आप सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हो 77 में सीधा सा। यस क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ। अब देखो 78 कहता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज follows: एक्ट, ऑर्डर, नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी ऑफ इट्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या डिपार्टमेंट वैसे भी हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी ऑफ इट्स डिपार्टमेंट और द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, ये सब क्या है, by the record of department certified by the head of those department respectively or by any document purporting to be printed or by order of any such government or as the case may be of crown। तो उस स्थिति में क्या जो प्रिंटेड वर्ड है ना, तो ये जो प्रिंटेड वर्ड है अब सीधे सीधे से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिनके द्वारा उसको प्रिंट किया गया है, जो आदेश है, इनकी जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की जो कॉपी है उस कॉपी के द्वारा उसको प्रूव कर सकते हैं। देखो आपने 57 पढ़ा था 57।
दीपक जी जी सर। 57 पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा है। क्या लिखा हुआ था उसमें? 57 में था सर कि कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस लेती है। कोर्ट हाँ, मस्ट तो टेक जुडिशियल नोट। हाँ, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आदेश हैं, नोटिफिकेशन है, वे सब क्या है, उनका जुडिशियल ऑफिस को जुडिशियल नोटिस किया जा सकता है। अगर उनकी हम जी। बात करते हैं तो वहीं से उनको उठा लिया जाएगा, कोर्ट उनका जुडिशियल नोटिस ले लेगा। यही कह रहा है, एक्ट्स, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी ऑफ इट्स डिपार्टमेंट, उसके किसी भी विभाग में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, बस सेंट्रल गवर्नमेंट in any of its department or of the crown representative or any state government or any department of any state government or by the record of the department certified by the head of those department। तो ये सीधे सीधे से किसके द्वारा प्रूव किए जाएंगे? उस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के द्वारा इनको प्रूव कर सकते हो। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स है, लेजिस्लेचर की रेगुलेशन है, प्रोक्लेमेशन है जो दी हुई है, या एक्ट और एग्जीक्यूटिव है, तो किसी भी किसके लेजिस्लेचर के जो प्रोसीडिंग्स है, आप इसको 78 को देख लेंगे एक बार। प्रोसीडिंग ऑफ ए म्युनिसिपल बॉडी ऑफ स्टेट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट इन एनी अदर क्लास ऑफ ए फॉरेन कंट्री है, उन सबको का उसी तरीके से आप इन्हें प्रूव करेंगे प्रोड्यूस करके। द प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर्स बाय जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज, प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, रेगुलेशन इश्यू बाय हर मैजेस्टी। भैया यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार पूछ ले। मुझे लगता है मैंने